पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे, आज मैं पेरियार के संपूर्ण विचार लेकर वीडियो लेक्चर के रूप में आपके सामने इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे पेरियार ईबी रामासामी के संपूर्ण विचारों के बारे में। ये कौन थे, इन्होंने क्या राजनीतिक विचार दिए थे, या इनका राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान है, और ये जो सोशल रिफॉर्म से जुड़े हुए थे, यानी जो सामाजिक सुधार आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, इसमें इनका क्या योगदान है। और बिल्कुल सरल तरीके से हम जानेंगे इनके संपूर्ण विचार को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, जो पेरियार ईबी रामासामी थे, सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। तो पेरियार ईबी रामासामी का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के ईरोड में एक परंपरावादी हिंदू परिवार में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, तमिल प्रेमी और समाज सुधारक थे। मेनली इन्हें इनके समाज सुधार कार्यों के लिए जाना जाता है कि इन्होंने समाज सुधार के अंतर्गत जो जो कार्य किए, इन्हें इसी के लिए याद किया जाता है। क्योंकि इन्होंने दलितों और नारी अधिकारों की लड़ाई लड़ी, इसलिए लोग इन्हें पेरियार के नाम से संबोधित करते थे। देखिए, एक फैक्ट पूछ सकता है कि इन्हें पेरियार नाम से क्यों बुलाया जाता था। तो इन्होंने दलितों और नारी अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए लोग इन्हें पेरियार कहते थे। पेरियार यानी द ग्रेट पर्सन। इन्होंने गैर सवर्ण तथा दलितों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्मान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और द्रविड़ आंदोलन का प्रारंभ किया था। देखिए, ये किससे प्रेरित थे? सामाजिक सम्मान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से प्रेरित थे, और इसी से प्रेरित होकर इन्होंने द्रविड़ आंदोलन का आरंभ किया था। इन्होंने गैर सवर्ण जातियों के अधिकारों तथा ब्राह्मणों के अत्याचारों के विरुद्ध जस्टिस पार्टी का गठन किया, जिसका नाम बाद में द्रविड़ कड़गम रखा गया। देखिए, इसी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने नारी अधिकारों के लिए कार्य किया, और जो गैर ब्राह्मण जाति थी, विशेषकर जो दलित जाति थी, इनके व्यक्तिगत और सामाजिक सम्मान के लिए इन्होंने कार्य किया। और इसी कारण इन्होंने एक आंदोलन का प्रारंभ किया जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना से प्रेरित था। इन्होंने गैर सवर्ण जातियों के अधिकारों और ब्राह्मणों के अत्याचारों के विरुद्ध जस्टिस पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम बाद में द्रविड़ कड़गम रखा गया। उन्होंने आजीवन रूढ़िवादी हिंदुत्व तथा हिंदू के अनिवार्य शिक्षण का घोर विरोध किया। देखिए, जो जस्टिस पार्टी का, इन्होंने जस्टिस पार्टी के थ्रू ये कार्य किए थे, सामाजिक सुधार के कार्य किए थे, और इसका नाम बाद में द्रविड़ कड़गम रखा गया। और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने अपना एक तरह से न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया हिंदुत्व यानी ब्राह्मणवाद तथा हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का घोर विरोध किया। देखिए, इन्होंने अपना जो संपूर्ण जीवन था, जो ब्राह्मणवादी हिंदुत्व या ब्राह्मणवाद, रूढ़िवादी जो ब्राह्मणवाद होता है, उसके विरुद्ध इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और इन्होंने इसका भी विरोध किया कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इसका भी इन्होंने विरोध किया। इन्होंने जो सबसे करारा प्रहार किया था वो ब्राह्मणवाद पर किया था, और द्रविड़ों के अधिकारों और सम्मान के लिए एक पृथक राष्ट्र द्रविड़ नाडु की मांग की थी। इन्होंने मेनली ब्राह्मणवाद का घोर विरोध किया था, क्योंकि ब्राह्मण जाति थी, उन्होंने बहुत सारे सामाजिक परंपराएं बनाए रखी थी, सामाजिक मर्यादाएं बना रखी थी, और बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी जो कि एक तरह से सामाजिक व्यवस्था के विपरीत थी, ठीक है, समय के अनुसार नहीं थी, और रूढ़िवाद था। इस रूढ़िवाद के विरुद्ध इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और जस्टिस पार्टी का गठन किया था। और मेनली ये द्रविड़ के अधिकारों और सम्मान के लिए एक पृथक राष्ट्र द्रविड़ नाडु की मांग इन्होंने की थी। अब देखिए, आगे हम जान लेते हैं इनके विचारों के बारे में। इन्होंने आजीवन जाति प्रथा का घोर विरोध किया। ये जो
ईवी रामास्वामी थे, इन्होंने आजीवन जाति प्रथा का घोर विरोध किया था और इनके कार्यों तथा संघर्ष से ही तमिल समाज में बहुत परिवर्तन आया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जातिगत भेदभाव भी बहुत हद तक कम हो गया। जो प्राचीन समय में, पुराने समय में जो जातिगत भेदभाव था, इनके प्रयासों से कम हो गया, जिसके कारण यूनेस्को ने उन्हें नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, सामाजिक सुधार आंदोलन के पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाज का दुश्मन कहा। ये पूछा जा सकता है फैक्ट, ये फैक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए इन सारे फैक्ट को आप लोग ध्यान से सुनिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन के रूप में। तो यूनेस्को ने इन्हें नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन के पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाज का दुश्मन कहा था। किसको कहा था? ईवी रामास्वामी यानी पेरियार को, जिन्हें ईवी रामास्वामी इनका भाषिक नाम था, इन्हें पेरियार की उपाधि प्रदान की गई थी। अब देखिए, पेरियार का जो सामाजिक जीवन एवं वैचारिक पृष्ठभूमि थी, इसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो पेरियार ने 1885 में ईरोड में एक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश किया, पर कुछ सालों की औपचारिक शिक्षा के बाद वे अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ गए। कुछ सालों की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ गए और 1898 में 19 वर्ष की आयु में नागम्मे नामक 13 वर्षीय कन्या से इनका विवाह किया गया। जब ये मात्र 13 वर्ष से थे तभी इनका विवाह हो गया और जिसका 1933 में देहांत भी हो गया। उनकी पत्नी का 1933 में देहांत भी हो गया। इसके बाद सन 1948 में इन्होंने अपने से 40 साल छोटी लड़की से दूसरा विवाह किया। बचपन से ही वे रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों और धार्मिक उपदेशों में कही गई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। ये प्रारंभ से ही रूढ़िवादिता, अंधविश्वासों और धार्मिक उपदेशों में जो बातें कही गई थी, उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। इन्होंने हिंदी महाकाव्यों और पुराणों में कही गई परस्पर विरोधी बातों को बेतुका कहा और उनका मजाक भी उड़ाया। इन्होंने सामाजिक कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, देवदासी प्रथा, जिसमें दलितों की कन्याओं को पुजारियों की सेवा के लिए दान कर दिया जाता था, विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया और स्त्रियों और दलितों के शोषण का खुलकर विरोध किया। इन्होंने जाति व्यवस्था का भी घोर विरोध किया और इसका बहिष्कार किया। देखिए, इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए, ये सारे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने जो सामाजिक कुप्रथाएं थी, जैसे बाल विवाह, देवदासी प्रथा, जिसमें दलितों की कन्याओं को पुजारियों को सेवा के लिए दान कर दिया जाता था, इसके अतिरिक्त विधवा पुनर्विवाह का विरोध जो किया जाता था, उसका भी इन्होंने खुलकर विरोध किया और उसका बहिष्कार किया। इन्होंने जाति प्रथा का भी, जाति व्यवस्था का भी खुलकर बहिष्कार किया। देखिए, कल हमने आंगना सूत्र में भी पढ़ा था ये सारे फैक्ट कि जो जाति प्रथा को लेकर, जो जाति व्यवस्था को लेकर लोगों में भ्रांतियाँ थी, उसको दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था आंगना सूत्र में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, कल के वीडियो को, तो उसको भी देख लीजिएगा। ये सब सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं। शुरुआती दिनों में पेरियार एक आस्तिक थे, जिसके चलते सन 1904 में उन्होंने काशी के एक प्रसिद्ध शिव मंदिर की यात्रा भी की थी। वहाँ पर उनके साथ बहुत ही अमानवीय घटना घटी, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। देखिए, प्रारंभ में पेरियार पूरी तरह से आस्तिक थे। उनकी जो आस्था थी वो धर्म के प्रति थी, लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिन्होंने इनके सारी ये अस्तित्व को ही परिवर्तित कर दिया। मंदिर में निःशुल्क भोजन के लिए एक भोज का निर्माण किया गया था और पेरियार को बहुत भूख लगी थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि वहां गैर ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित था। इन्हें वहां पहुंचकर ये पता चला कि वहां पे गैर ब्राह्मण वहां जाना उनका वर्जित था। उन्हें बहुत भूख लगी थी, जिस कारण उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर भोजन प्राप्त करने की कोशिश की। द्वार पर खड़े पहरेदार ने जब उनकी मूछें देखी तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण तो मूछ नहीं रखते। तुम नीच होकर उन्हें बुरा भला कहकर धक्का मारकर वहाँ से अपमानित करके निकाल दिया गया। ठीक है, पेरियार को। अब देखिए, पेरियार के जो राजनीतिक विचार थे उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो जो पेरियार के राजनीतिक विचार मुख्यतः समाज सुधार को समक्ष रखकर ही विकसित होते गए थे। उनके राजनीतिक विचारों को उनके कार्यों तथा जीवन के घटना चक्र द्वारा समझा जा सकता है। 29 मार्च 1931 को तमिल साप्ताहिक पत्रिका कटिया राशु के संपादकीय पन्ने में पेरियार ने भगत सिंह और गांधी की तुलना करते हुए भगत सिंह के विचारों के साथ अपनी सहमति जताई थी तथा भगत सिंह की तरह त्याग और बलिदान को उचित भी ठहराया था।
उन्होंने लिखा, जिस दिन गांधी ने कहा कि केवल ईश्वर ही उनका मार्गदर्शन करता है और दुनिया को चलाने में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था ही उचित है और हर काम भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। देखिए इन्होंने जो संपादकीय पन्ने में पेरियार ने भगत सिंह और गांधी की तुलना करते हुए भगत सिंह के विचारों के साथ अपनी सहमति जताई थी तथा भगत सिंह की तरह त्याग और बलिदान को उन्होंने उचित भी ठहराया था, क्योंकि उन्होंने लिखा अपने लेख में कि जिस दिन गांधी ने कहा कि केवल ईश्वर ही उनका मार्गदर्शन करता है, दुनिया को चलाने में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था ही उचित है और हर काम भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है, उसी दिन हम इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि गांधीवाद और ब्राह्मणवाद में कोई खास अंतर नहीं है। इस तरह से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर ऐसे दर्शन को मानने वाली कांग्रेस पार्टी का खात्मा नहीं होता तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए यहीं से गांधी जी के इन्हीं विचारों से पेरियार के मन में ये भावना आई कि क्यों ना कांग्रेस पार्टी का ही खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर खत्म हो जाएगी तो ही देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को वर्णाश्रम और धर्म व्यवस्था को उचित ठहराया था और यह भी कहा था कि हर काम भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। तो गांधी जी की इन्हीं बातों से इनको गहरा धक्का लगा और उन्होंने कहा कि जब गांधीवाद और ब्राह्मणवाद में कोई अंतर ही नहीं है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऐसे दर्शन को मानने वाली कांग्रेस पार्टी को ही खत्म कर दिया जाए, तो यह देश के लिए अत्यंत अच्छी बात होगी। इसके साथ ही साथ पेरियार ने देखिए इस तरह से जब पेरियार के साथ इतनी बुरी घटना घटी, जब उन्हें गैर ब्राह्मणवादी कह के मंदिर से धक्का देकर निकाल दिया गया, इनकी भूख नहीं मिटी, इन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया, तो वहीं से इनके सारे अस्तित्व में परिवर्तन आ गया। तो यहीं से वे ये जो ब्राह्मणवाद था उसका घोर विरोध करने लगे। इन्होंने वाल्मीकि की रामायणों को ब्राह्मणों की रूढ़िवादी काल्पनिक दुष्ट बुद्धि का परिचय बताते हुए सच्ची रामायण नामक ग्रंथ को भी रच डाला। इन्होंने एक सच्ची रामायण नामक ग्रंथ भी रच डाली, जिसे ब्राह्मणों ने कोर्ट में चुनौती तक दे डाली, लेकिन पेरियार अपने तार्किक तथा वैज्ञानिक विचारों के कारण सफल रहे थे। अब आगे के फैक्ट्स को भी देख लेते हैं कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पहल पर सन 1919 में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए। अब देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के प्रेरणा से या पहल पर 1919 में पेरियार कांग्रेस के सदस्य बन गए तथा उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया और गिरफ्तार भी हुए। तत्पश्चात सन 1922 में कांग्रेस के तिरुपुर सत्र में वे मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी बन गए। पेरियार 1922 में कांग्रेस के तिरुपुर सत्र में मद्रास प्रेसिडेंसी कमेटी के सदस्य भी बन गए, लेकिन पेरियार भी अपने मुद्दे पर अटल रहे। इन्होंने जो कांग्रेस की जो रूढ़िवादिता थी उसे स्वीकार नहीं किया और वे अपने मुद्दे पर ही अटल रहे। जब किसी भी तरीके से कांग्रेस ना मानी तो सन 1925 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। जब इनके विचारों को कांग्रेस पार्टी ने अपनाने से इनकार कर दिया तो इन्होंने इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस की कड़े शब्दों में निंदा की तथा उसे सवर्णों का हितरक्षक की संज्ञा भी दे डाली। अब देखिए 1924 के बैकॉम सत्याग्रह में जो पेरियार का योगदान है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर लें या एक दो बार इस वीडियो लेक्चर को सुन लें तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे पेरियार से रिलेटेड। तो पेरियार के समय में केरल के बैकॉम में अस्पृश्यता के कड़े नियम थे, जिसके अनुसार किसी भी मंदिर के आसपास वाली सड़क पर दलित या हरिजन की परछाई भी वर्जित थी। यदि कोई ऐसा करता तो उसे कठोर आर्थिक और शारीरिक दंड भी दिया जाता था। केरल के कुछ सामाजिक सुधारक कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर पेरियार ने बैकॉम आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने की मनाही को हटाने के लिए किया गया था और इस आंदोलन में उनकी पत्नी और मित्रों ने भी उनका साथ दिया था। देखिए बैकॉम सत्याग्रह में पेरियार का क्या योगदान है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तो आपके लिए ये फैक्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से सुनिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर भी करते चलिए। अब देखिए एक आत्मसम्मान आंदोलन भी इन्होंने शुरुआत किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पेरियार और उनके समर्थकों ने समाज से असमानता को कम करने के लिए अधिकारियों और कांग्रेस पर सदैव दबाव डाला।
आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था गैर ब्राह्मण द्रविड़ों को उनके सुनहरे अतीत पर गौरव कराना। सन 1925 के बाद पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन के प्रचार प्रसार पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। आंदोलन के प्रचार के एक तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अराशु, जो कि 1925 में प्रारंभ की गई थी, और अंग्रेजी जनरल रिपोर्ट जो 1928 में प्रारंभ की गई थी, का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया। देखिए ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने एक तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अराशु जो कि 1925 में प्रारंभ की गई थी, और अंग्रेजी जनरल रिपोर्ट जो कि 1928 में प्रारंभ की गई थी, का प्रकाशन शुरू किया। इस आंदोलन का लक्ष्य महज सामाजिक सुधार नहीं वरन सामाजिक आंदोलन भी था। इस आंदोलन का लक्ष्य सिर्फ सामाजिक सुधार करना नहीं था, वरन ये एक सामाजिक आंदोलन भी था, जिसके द्वारा प्रत्येक के साथ एक समान व्यवहार करने की नींव डाली गई थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के कारण पेरियार यूरोप के लेफ्ट संगठनों के केंद्र बन गए तथा उन्हें अपने विचार रखने के लिए विभिन्न देशों द्वारा आमंत्रित भी किया गया। इस आंदोलन के कारण ही, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के कारण ही पेरियार यूरोप के कई लेफ्ट संगठनों के केंद्र बन गए थे, और उनके इन्हीं विचारों के कारण इन्हें विभिन्न देशों द्वारा आमंत्रित भी किया गया। 1929 में उन्होंने यूरोप, रूस, मलेशिया सहित कई देशों की यात्रा की, और इसी साल आत्मसम्मान तथा जातिवाद के विरोध के चलते इन्होंने अपना उपनाम नायकर का परित्याग कर दिया तथा समाज को जाति व्यवस्था समाप्त करने का संदेश भी दिया। इनका उपनाम क्या था? नायकर। इसका उन्होंने परित्याग कब किया? 1929 में, जब इन्होंने यूरोप, रूस और मलेशिया की यात्रा की, तो एक समाज को संदेश देने के लिए और जातिवाद के विरोध के चलते इन्होंने अपने उपनाम नायकर का परित्याग कर दिया, जिससे कि समाज को जाति व्यवस्था को समाप्त करने का एक संदेश इन्होंने दिया। अब देखिए हिंदी भाषा का विरोध इन्होंने क्यों किया था, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। तो सन 1937 में जब सी राजगोपालचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने वहाँ के स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया, जिससे हिंदी विरोधी आंदोलन उग्र हो गया। हिंदी विरोध आंदोलन में पेरियार ने जस्टिस पार्टी की मदद भी ली थी। जब जस्टिस पार्टी कमज़ोर पड़ गई, तब पेरियार ने इसका नेतृत्व संभाला और हिंदी विरोधी आंदोलन के जरिए इसे सशक्त किया। इसके तहत तमिल राष्ट्रवादी नेताओं, जस्टिस पार्टी और पेरियार ने हिंदी विरोधी आंदोलनों का आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1938 में कई लोग गिरफ्तार भी किए गए। उनका यह मानना था कि हिंदी लागू करने से आर्य सभ्यता का प्रचार होगा। पेरियार का मानना था कि अगर हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया या हिंदी को लागू कर दिया गया, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आर्य सभ्यता का प्रचार होगा तथा सांस्कृतिक रूप से हिंदी द्वारा ब्राह्मण अपने पौराणिक ग्रंथों को पढ़ाना भी शुरू कर देंगे, जिसके कारण तमिल संस्कृति नष्ट हो जाएगी और तमिल समुदाय उत्तर भारतीयों के अधीन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी मुख्यतः उत्तर भारत के लोग ही बोलते थे। इन्होंने इसी आधार पर हिंदी भाषा का विरोध किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हिंदी को अनिवार्य कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, आर्य सभ्यता का प्रचार होगा और सांस्कृतिक रूप से चूँकि हिंदी ब्राह्मणों द्वारा बोली जाती है और इसके द्वारा हिंदी के द्वारा ब्राह्मण अपने पौराणिक ग्रंथों को पढ़ाना शुरू कर देंगे, और जिसका परिणाम यह होगा कि तमिल संस्कृति नष्ट हो जाएगी और एक तरह से तमिल समुदाय जो होगा वो उत्तर भारतीयों के अधीन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत के लोग मुख्यतः हिंदी बोलते हैं। तो इसी को आधार बनाकर इन्होंने हिंदी भाषा का विरोध किया और हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर इन्होंने विरोध आंदोलन भी शुरू किया। तो ये फैक्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद करते चलिए। उसी साल पेरियार ने हिंदी के विरोध में तमिलों के लिए का नारा दिया। इन्होंने इसी आंदोलन के विरोध स्वरूप, हिंदी के विरोध स्वरूप तमिलनाडु सिर्फ तमिलों के लिए है का नारा दिया, अर्थात तमिल भारत के मूल निवासी हैं, जबकि आर्य जो विदेशी मूलतः मध्य एशिया से आए थे वह मूल निवासियों पर जबरदस्ती कोई दूसरी संस्कृति न थोपें। पेरियार के समर्थन में दक्षिण भारतीय दलों के लगभग सभी नेताओं ने मिलकर हिंदी का विरोध किया। तो जब इस बात का इन्होंने पूरा समर्थन किया कि जो आर्य हैं वो तो बाहर से आए हैं, वो मध्य एशिया के निवासी हैं, जबकि जो तमिल हैं वो भारत के मूल निवासी हैं, तो अगर हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा तो एक तरह से जो तमिल संस्कृति है वो हिंदी ये उत्तर भारतीयों के अधीन चली जाएगी और इससे तमिल संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी।
ठीक है। तो तमिलनाडु तमिलों के लिए इन्होंने नारा दिया था और इनके समर्थन में दक्षिण भारतीय दलों के बहुत सारे नेता ने मिलकर विरोध किया हिंदी का। अब देखिए जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कड़गम के साथ संबंध क्या थे, इसका भी हम अध्ययन कर लेंगे। तो सन 1916 में एक राजनीतिक संस्था साउथ इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मण समुदाय के आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विरोध और गैर ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्राह्मण समुदाय के आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विरोध करना तथा गैर ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान करना। यह संस्था बाद में जस्टिस पार्टी बन गई। यही संस्था आगे चलकर क्या बन गई? जस्टिस पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गई। इस पार्टी का मुख्य लक्ष्य भी ब्राह्मणवाद को खत्म करके सत्ता को दबे कुचलों के हाथों तक पहुंचाना था। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणवाद को खत्म करके सत्ता को दबे कुचले लोगों तक हाथों पर पहुंचाना। सन 1939 में पेरियार जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष भी बने। ये फैक्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पेरियार जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष कब बने? सन 1939 में। सन 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। 1944 में, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। द्रविड़ कड़गम का प्रभाव शहरी लोगों और विद्यार्थियों पर भी था। ग्रामीण क्षेत्र भी इसके संदेश से अछूते नहीं रहे। हिंदी विरोध और ब्राह्मण रीति रिवाज और कर्मकांड के विरोध पर सवार होकर द्रविड़ कड़गम ने तेजी से पांव भी जमा लिए थे। द्रविड़ कड़गम ने दलितों में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया और अपना ध्यान महिला मुक्ति, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित किया। हालांकि 1949 में पेरियार और अन्नादुराई के मध्य मतभेदों के चलते द्रविड़ कड़गम में भी विभाजन हो गया। सन 1949 में पेरियार और अन्नादुराई के मध्य मतभेद ने जन्म लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि द्रविड़ कड़गम दो भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, एक थी जस्टिस पार्टी जिसका नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया था? द्रविड़ कड़गम कर दिया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदी विरोध और ब्राह्मण रीति रिवाज और कर्मकांड का विरोध करना। और इस कारण ये द्रविड़ कड़गम पार्टी ने पूरे दक्षिण भारत में अपने तेज़ी से पांव पसार लिए थे। और इसमें दलितों में जो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जो संघर्ष किया गया था, इसका मुख्य ध्यान था महिला मुक्ति पर, महिला शिक्षा पर, विधवा पुनर्विवाह जैसे मुख्य महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर। इसे ने द्रविड़ कड़गम पार्टी ने, जो कि प्रारंभ में जस्टिस पार्टी के नाम से थी, और इसका नाम कब परिवर्तित किया गया था? 1944 में। लेकिन बाद में आगे चलकर 1949 में पेरियार और अन्नादुराई के मध्य मतभेदों के कारण द्रविड़ कड़गम में विभाजन हो गया और एक दूसरी पार्टी डीएमके अस्तित्व में आई। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन करते हुए चलिए कि 1949 में पेरियार और अन्नादुराई के मध्य मतभेदों के कारण द्रविड़ कड़गम में विभाजन हो गया और जिसका परिणाम यह हुआ कि एक दूसरी पार्टी डीएमके अस्तित्व में आई। अब देखिए, जब डीएमके अस्तित्व में आई तो क्या हुआ? तो इसके पहले अध्यक्ष अन्नादुराई बने। अन्नादुराई और पेरियार में ही मतभेद हुआ था, तो ये पार्टी द्रविड़ कड़गम पार्टी दो भाग में विभक्त हो गई। तो जो दूसरी पार्टी थी उसका नाम क्या था? डीएमके, और इसके पहले अध्यक्ष अन्नादुराई बने। अब आगे देखिए, बाद में डीएमके में भी मतभेद शुरू हो गया। ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पास करके इन्हें नोट डाउन भी करते चलें कि 1949 में पेरियार और अन्नादुराई के मध्य मतभेदों के चलते जो द्रविड़ कड़गम पार्टी थी, जो कि 1944 में जस्टिस पार्टी के रूप में थी, उसका नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया गया था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था मुख्यतः अस्पृश्यता को समाप्त करना, ब्राह्मणवाद का विरोध करना, ब्राह्मण रीति रिवाजों का विरोध करना, और यही आधार था जिसने द्रविड़ कड़गम पार्टी को तेज़ी से अपने पांव पसारने दिए दक्षिण भारत में। क्योंकि जो दक्षिण भारत में जो ब्राह्मणवाद था, इसका घोर रूप से विरोध किया जस्टिस पार्टी ने या द्रविड़ कड़गम पार्टी ने, और इसका मुख्य ध्यान जो था अस्पृश्यता के उन्मूलन पर था, और इसने अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु ही मुख्यतः संघर्ष किया और अपना सारा ध्यान महिला मुक्ति, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित किया। क्योंकि प्रारंभ में जो प्राचीन समय था, जो ये वर्तमान समय में जो उस समय यानी कि 1944
के पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें अस्पृश्यता यानी ब्राह्मणवाद को श्रेष्ठ माना जाता था और जो दलित लोग थे उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था और उनके साथ भेदभाव का रवैया अपनाया जाता था। और स्वयं को श्रेष्ठ मानकर जो ब्राह्मण लोग थे वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। अगर दलितों की परछाई भी उनके ऊपर पड़ जाती थी तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। और जो कठोर दंड था वो कैसा था, या तो उन्हें शारीरिक दंड दिया जाता था या तो उनका इतना मानसिक उत्पीड़न किया जाता था जिससे कि वे अपने अस्तित्व को लेकर ही कुंठित हो जाते थे। जो दलित वर्ग थे अपने अस्तित्व को लेकर ही कुंठित हो जाते थे कि इस सामाजिक व्यवस्था में उनका जीवन दुभर है, इस सामाजिक व्यवस्था में उनका रहना व्यर्थ है। तो जो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए इन्होंने मेनली सोशल रिफॉर्म के लिए, पेरियार ने मेनली सोशल रिफॉर्म के लिए ही कार्य किया था और इनका सारा ध्यान जो था अस्पृश्यता के उन्मूलन पे था। और इसी कारण इन्होंने महिला मुक्ति पर, महिला शिक्षा पर, क्योंकि महिलाओं की भी दशा अत्यंत शोचनीय थी। प्राचीन काल में महिलाओं की दशा भी अत्यंत शोचनीय थी। उन्हें एक तरह से ये दास के समान समझा जाता था। महिलाओं के अधिकारों के लिए लोग उन्मुख नहीं थे, महिलाओं के अधिकारों के लिए लोग जागरूक नहीं थे। ठीक है, तो इन्होंने महिला मुक्ति, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता था, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, उन्हें समाज से एकदम अलग थलग रखा जाता था। विधवाओं को उन्हें समाज से एकदम अलग थलग रखा जाता था। और ये सब जो बातें थी पेरियार के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाली थी, क्योंकि बचपन से ही इन्होंने इन सामाजिक कुरीतियों को देखा था, इन सामाजिक कुरीतियों को झेला था। तो पेरियार के मन में इन सब की इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि इन्होंने